जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। साथियों आजकल हमारे टीवी चैनल पर मुगल शासक औरंगजेब छाया हुआ है। पक्ष और विपक्ष के तमाम योद्धा उसमें चर्चा में बैठे हैं और पूरा मीडिया औरंगजेब को के ऊपर दिखाया जा रहा है। सारे मुद्दे गौण, तमाम जितने भी देश के मुद्दे हैं, चाहे 98 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूबे हों, चाहे अमेरिका भयंकर तरीके से टैरिफ लगा रहा है हमारे निर्यात पर, चाहे और दूसरी समस्याएं हैं, मगर अभी औरंगजेब पूरी तरीके से छाया हुआ है। मुगल बादशाह जिसको मरे हुए भी सैकड़ों साल हो गए, 400-500 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन फिर भी औरंगजेब अभी भी इन दोनों पक्ष और विपक्ष का पूरी तरीके से वो सहयोग कर रहा है। औरंगजेब अभी भी। मैं भी बाबा साहब की पुस्तक देख रहा था, ये वॉल्यूम 6 है। भारत सरकार ने ये अनुवाद करके छापी है सारी बाबा साहब की जितनी भी हैं ये कृतियां। इसमें हिंदुत्व का दर्शन, ये चैप्टर है हिंदुत्व का दर्शन, और इसी में है हिंदू समाज व्यवस्था। बाबा साहब ने पूरा खुल करके तमाम इनका वर्णन किया है, इन सब चीजों का। हिंदुत्व का दर्शन क्या है, हिंदुत्व की समाज व्यवस्था कैसी थी, वो सभी चीजों को देख रहा हूं। और बहुत सारे लोगों को, हमारे लोगों को ये समझा दिया गया है कि जब मुगल या मुसलमान आए तब से जाति व्यवस्था शुरू हुई, या जब अंग्रेज आए अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था शुरू की। ये तमाम चीजें जो बाबा साहब ने लिखे हैं, सारे लोग हमारे पढ़ते नहीं है। इन सब चीजों को देख के पढ़ना चाहिए, जिसमें कितने निषेध हैं मनु द्वारा लिखे गए। जो मनु स्मृति है उसमें तमाम निषेध है। अब जब मैं औरंगजेब की बहस सुन रहा हूं, उसमें हमारे बहुत सारे लोग लगे होंगे। महाराष्ट्र में अबू आजमी ने कुछ बयान दिया होगा 2-4 दिन पहले, उसके पुतले फूके जा रहे हैं। हमें औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है, मुगलों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुगलों ने भी आकर के हमारी आजादी का कोई रास्ता खोला नहीं। जो मैं हिंदू वर्ण व्यवस्था के, हम मनु स्मृति के गुलाम थे, हम सदियों सदियों से अछूत इस देश के। उनको भी मुगलों ने कोई ऐसा बड़ा कदम, ठोस कदम नहीं उठाए जिससे कि इस देश से जाति व्यवस्था को रोका जाए, और जो लोग अछूत कहलाने वाले लोग थे इस देश में, उन लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार हो, उनको भी मानवीय जीवन जीने का, मानवीय तरीके से जीवन जीने का अधिकार हो, उनको भी तमाम वो अधिकार मिले जो मानवीय अधिकार होते हैं। ऐसे कोई भी, ना तो किसी भी तरह का कोई लेख है कहीं पर, ना कोई उल्लेख है। तमाम तरह के इतिहासकार हैं जिन्होंने कि लिखा है मुगल शासनकाल को भी, उससे पहले हिंदू शासनकाल को भी, हजारों वर्षों का वो कालखंड है। उसमें भी कहीं नहीं है कि जहां पर जाति व्यवस्था को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हों। अंग्रेज जब आए उसके बाद भी बहुत लंबे वर्षों तक ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई कि जब तक कि इस देश में 1857 की जो लड़ाई हुई, माता दीन जिसके महानायक थे, उसके बाद जाति व्यवस्थाओं को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। और कुछ जातियों को उस समय, जो पिछड़ी जातियां थी, अछूत जातियां थी, तो अंग्रेजों ने उनको फिर आगे लाने की कोशिश की। और उसके बाद उसी कालखंड में वो चलते चलते फिर महात्मा फूले आ गए। उनका आंदोलन है, फूले दंपत्ति का आंदोलन है इस छुआछूत के विरुद्ध। उसको करते करते फिर और बहुत सारे हमारे महानायक हुए, और बाबा साहब भी फिर उसी क्रम में जुड़ते चले गए। तो लड़ाई जब चली है अंग्रेजी टाइम पर, तो उसके बाद जो अधिकार मिले हैं ये भी, वो भी खत्म नहीं हुआ। जाति व्यवस्था को कोई खत्म करने का कोई ऐसा मूल मंत्र तो था नहीं, कानून से हो नहीं सकता
क्योंकि जाति व्यवस्था तो दिमाग में और खून में, नस नस में भरी पड़ी है लोगों के। लेकिन उससे जो पीड़ित थे जाति व्यवस्था से, ये मनुस्मृति द्वारा जो ये वर्ण व्यवस्था और जो उससे निकली जाति व्यवस्था, उससे जो प्रताड़ित लोग थे, शोषित पीड़ित लोग थे, तो उनको एक ही तरीका था कि उनको कानून में, संविधान में अधिकार दिए जाएं, जिससे कि उनको पढ़ने लिखने के अधिकार मिले, रोजगार करने के अधिकार मिले, और उनको शैक्षणिक आर्थिक रूप से मजबूत करके, ताकतवर करके और दूसरे समाज के बराबर खड़ा करके तो उनको बराबरी लाया जाए, जिससे कि धीरे धीरे वो छुआछूत कम हो और एक उनको भी बराबरी का दर्जा मिल सके और धीरे धीरे समाज एक्सेप्ट करे। लेकिन वो भी कोशिशें भी धीरे धीरे अंग्रेजों के जाने के बाद वो भी खत्म होती चली गई। संविधान तो बन गया, लेकिन संविधान को लागू करने वाले तो वही लोग थे जिनके जाति व्यवस्था दिलो दिमाग में घुसी पड़ी है। तो इसीलिए 75 वर्षों में देखा जाए तो लगातार जो इस देश के SC ST के अधिकार थे, अर्थात उस समय के अछूत, तो उनके संवैधानिक अधिकारों को, रोजगार को, बजट को, शिक्षा को लगातार तोड़ने की कोशिश होती रही। ये तमाम सरकारों ने किया, कांग्रेस की सरकारों से शुरू हुआ, और उनको उस तरीके से लागू भी नहीं किया गया उन संवैधानिक अधिकार जो संविधान में दिए डायरेक्शंस थे कि इन SC ST को एजुकेट करो। उतना बड़ा कोई एजुकेशन पे कोई इतना बड़ा मिशन नहीं चला देश में कि तमाम लोगों को पढ़ाया जाता। सबको आर्थिक उन्नति करने के लिए जिस तरीके से उनको हर तरह से बजट में, जमीन में, रोजगार में जिस तरह की हिस्सेदारी देनी चाहिए थी, वो संविधान में जो थी वो भी नहीं पूरी करी। वो अलग से देने की तो बात ही अलग है। तो वो तमाम वो पूरे नहीं हुए संविधानिक उसको, और उल्टा निजीकरण वगैरह ला करके वो जो अधिकार दिए हुए थे सरकारी संस्थानों में नौकरी वगैरह के, पक्की नौकरियों के, जिससे कुछ तरक्की हो रही थी, उन्नति हो रही थी, सरकारी स्कूलों में पढ़ के कुछ तरक्की उन्नति हो रही थी, वो भी रुक गई। स्कूल प्राइवेट करने शुरू कर दिए, सरकारी शिक्षण संस्थान प्राइवेट करने शुरू कर दिए, और सरकारी संस्थाएं जहां पर की रोजगार मिलता था पक्का, वो भी सब खत्म करने शुरू कर दिए निजीकरण करके। तो इसलिए दोहरी मार दोनों तरफ से SC ST के ऊपर मारी गई। तो जो मुगलों की पैरवी कर रहे हैं या मुगलों की खिलाफत कर रहे हैं, और मैं देख रहा था मुगलों की खिलाफत करने वाले वो मुगलों के राज दरबारी थे। भाई राज दरबारी कौन थे? उनके पुरोहित और उनके वो कुल पुरोहित वगैरह कौन होते थे? हम तो जाहिर सी बात है हम तो नहीं होते थे। वो कौन लोग थे जो कुल पुरोहित और ये पुरोहित और सारे होते थे उनके मुगलों के उस राजशाही व्यवस्था में? और अंग्रेजों के टाइम पर कौन थे? बड़े बड़े अधिकारी कौन थे? ये तो सबको पता, हम तो थे नहीं, हमें तो आने भी नहीं देते थे। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया हम तो अछूत, हम तो हिंदुओं के राज में भी जब हिंदुओं का मनुस्मृति लागू थी इसमें 6,000 मुगलों से आने से पहले, तब भी हम इस देश में झाड़ू मार रहे थे, गंदे पेशे कर रहे थे, पीड़ित थे, शोषित थे। जब मुगल आ गए तब भी हम शोषित पीड़ित थे, तब भी हम झाड़ू मार रहे थे, तब भी हम तकलीफ में थे, तब भी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा था, घोर जाति व्यवस्था थोपी हुई थी। और अंग्रेज आए तो तब भी हमारे ऊपर घोर जाति व्यवस्था थी, अत्याचार था, उत्पीड़न था। और जब हम स्वतंत्र भारत में है तो भैया हम आज भी झाड़ू मार रहे हैं, आज भी गटर में मर रहे हैं। तो हमारे लिए तो जो भी व्यवस्था रही, थोड़े बहुत तो सुधार किए या अधिकार दिए, लेकिन उनको भी अधिकारों को लागू नहीं किया, उनको भी छीन लिया। तो हम जब डिबेट देखते हैं तो मैं जब खासतौर पे देखता हूं कि कोई किसी के पक्ष में, कोई विपक्ष में, तो मुझे लगता है ना तो हम पक्ष में बैठने की हमारी जरूरत है ना विपक्ष में, क्योंकि ना पक्ष से हमें कुछ मिला ना विपक्ष से कुछ मिला। तो इसलिए भैया न्यूट्रल होकर के देखते रहो ये क्या बहस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम तो आज भी भैया गटर में मर रहे हैं, आज भी झाड़ू ही मार रहे हैं। अगर मुगल शासक चाहते, उन्होंने भी बहुत लंबे समय से देश पे राज करा, 300-400 साल तो राज करा ही करा। तो उसके बाद हुमायूं से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक बहुत लंबा पीरियड है मुगलों के शासनकाल का। तो भैया चाहते तो जाति व्यवस्था पे रोक लगा सकते थे,
हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का व्यवस्था कर सकते थे, उनको भी सरकारी नौकरियों में उनको भी बेहतर जीवन दे सकते थे, मगर नहीं दिया। तो इसलिए ना तो हम पक्ष में भाई ना विपक्ष में है, बस अब टीवी पर डिबेट चल रही है, इसको देख करके देख लेते हैं भाई कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। मगर मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने कहा भैया न्यूट्रल होने में भलाई है। ना तो मुगलों ने हमें कुछ दिया, ना हिंदुओं ने कुछ दिया, थोड़ा बहुत अंग्रेजों ने दिया, वो भी छीन लिया इन भाइयों ने। जो तमाम सत्ता में रहे हमारे भाई लोग जो हमें आज वो कह रहे हैं, वो भी जो बाबा साहब की कोशिशों से मिला वो भी छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम फिर ठेके पे आ गए, फिर आज हम उसी तकलीफ में आ गए, फिर हमसे एजुकेशन छीनने की पूरी कोशिश हो चुकी है, छीन चुकी है। और अब आए दिन दिख रहा है कि रोज बारातें पीटी जा रही हैं, हमारी दूल्हें जो बेचारी सज धज के आ जाती हैं मंडप में बैठने के लिए। एक दिन शादी का होता है, सब लोग सज धज के आना चाहते हैं, उनकी पिटाई हो रही है। बहुत भयंकर हालात चल रहे हैं अभी, लगातार मैं देख रहा हूं। लेकिन करें क्या, किस पक्ष में बैठे? हिंदुओं के मुगलों के मुस्लिमों के क्रिश्चियनों के, किसके पक्ष में जाएं भाई? अब इस पे तो मंथन करना पड़ेगा सब साथियों को, सब लोगों को, कि आखिर हम किसके पक्ष के हैं, किसके विपक्ष के हैं। इस पे मंथन होना चाहिए और साथी जरूर मंथन करेंगे। और जितने भी साथी हमारे हैं, मैं उनको कहूंगा ये खंड 6 बाबा साहब का, इसको जरूर पढ़ लें। ये खंड 6 और ये भारत सरकार ने छापी हुई किताब है। बाबा साहब की अंग्रेजी में जो दस्तावेज थे उनको भारत सरकार ने ही उसको अनुवाद करके, भारत सरकार के उसी से हमने डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान से मैंने बहुत साल पहले खरीदी थी और इसको भारत सरकार ने ही छपवाया है। तो इसीलिए भारत सरकार का दस्तावेज है, इसको जरूर पढ़ें, मेरा ऐसा मानना है। लिखी बाबा साहब की है, विचार बाबा साहब के हैं, ये अनुवाद करके छपवाई भारत सरकार ने है। तो ये ऑथेंटिक किताब है, इसको जरूर पढ़ें। उसके बाद फैसला करें कि पक्ष कौन सा है, विपक्ष कौन सा है, या हमें किस तरफ खड़ा होना चाहिए, किस तरफ नहीं खड़ा होना चाहिए, या हमें खुद अपने आप के साथ खड़ा होना चाहिए। ये फैसला हमें इस किताब को पढ़ने के बाद करना चाहिए। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।